हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का सोशल साइंसेज चैप्टर फर्स्ट का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है विविधता की समझ। बच्चों, यहाँ पे हम जानेंगे विविधता किसे कहते हैं। तो विविधता लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को विविधता कहते हैं। एक आदमी किसी एक धर्म को मानता है तो दूसरा आदमी किसी अन्य धर्म को। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में भी अलग अलग लोगों के उच्चारण अलग किस्म के होते हैं। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की हिंदी मध्य प्रदेश के लोगों की हिंदी से अलग होती है। लोगों के खान पान में भी विविधता देखने को मिलती है। कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं तो कुछ मांसाहारी भोजन। गुजरात के अधिकतर लोग शाकाहारी होते हैं तो पश्चिम बंगाल के अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे विविधता के लाभ। तो विविधता से जीवन में कई लाभ हैं। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ हो जाता। विविधता के कारण विविधता के दो प्रमुख कारण प्रभावित होते हैं। एक है ऐतिहासिक और दूसरा है भौगोलिक कारण। अब हम यहाँ पे जानेंगे विविधता पर भौगोलिक प्रभाव। तो भूगोल हमारे जीवन में कई पहलुओं को प्रभावित करता है। भूगोल से यह तय होता है कि हमारी शक्ल कैसी है, हम क्या खाते हैं और हम क्या पहनते हैं। भारत में भौगोलिक विविधता प्रचुर मात्रा में है। भौगोलिक लक्षणों के कारण होने वाली विविधता के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण एक ठंडी जगह है, इसलिए यहाँ के लोग अक्सर गोरे और लंबे होते हैं। ठंडी जलवायु के कारण लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। दक्षिण भारत की जलवायु गर्म और नम होती है, इसलिए दक्षिण भारत के लोग अक्सर गहरे रंग के और मध्यम लंबाई के होते हैं। यहाँ के लोग अक्सर वेस्ती यानी लुंगी पहनते हैं। यहाँ के लोग चावल खाते हैं और उनके अधिकतर व्यंजनों में नारियल का इस्तेमाल होता है। पश्चिम बंगाल में भी गर्म और नम जलवायु होती है, इसलिए पूर्वी भारत के अधिकतर लोगों की त्वचा भूरी या गहरी होती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल और मछली खाते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे विविधता पर इतिहास का प्रभाव। तो विविधता पर इतिहास का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीज़ें अलग अलग देशों से आई हैं। आज आप लोग जो नूडल बहुत चाव से खाते हैं वो नूडल चीन से आया है, लेकिन नूडल के लोकप्रिय होने से सैकड़ों वर्षों पहले से यहाँ सेवइयाँ खाई जाती है। ये भी नूडल का ही एक रूप है। आलू, टमाटर, लाल मिर्च और कई अन्य सब्जियाँ अलग अलग देशों से आई हैं। आदिकाल से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते आए हैं। अधिकतर लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, लेकिन कुछ लोग तीर्थ करने के लिए भी यात्रा करते थे। ऐसे लोग अपने साथ अपना खान पान, पोशाक, संस्कृति और धर्म को भी ले जाते थे। स्थानीय लोग इनमें से कुछ बातों को समावेश अपने जीवन में कर लेते थे। इस तरह से लोग नए तरह के भोजन और पोशाक का इस्तेमाल करने लगे। कई लोगों ने नए धर्म को अपना लिया। नीचे लद्दाख और केरल के उदाहरण दिए गए हैं, जिनसे इस बात का पता चलता है। अब लद्दाख के बारे में जानेंगे। लद्दाख ठंडा मरुस्थल है जो कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर साल के अधिकांश दिनों में बर्फ छाई रहती है, इसलिए यहाँ नाम मात्र की खेती होती है। लोगों का मुख्य पेशा है भेड़, बकरियाँ और याक पालना। इन जानवरों के दूध और मांस से ये लोग अपना काम चलाते हैं। इन जानवरों के बालों से ये लोग ऊन बनाते हैं और बेचते हैं। लद्दाख के लोग पश्मीना शाल बनाते हैं और उन्हें कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं।
प्राचीन काल से ही लद्दाख महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर रहा है बच्चों, इसलिए दुनिया के अलग अलग कोनों से यात्री यहाँ आते रहे हैं। इन लोगों का लद्दाख से लोगों से संपर्क हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म सैकड़ों साल पहले आ गया। आज भी इस क्षेत्र में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म के अनुयायियों की भी अच्छी संख्या है। अब हम यहाँ पर केरल के बारे में जानेंगे। केरल भारत के दक्षिणी छोर पर केरल स्थित है। प्राचीन काल से ही केरल व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। व्यापारी यहाँ मसाले का व्यापार करने आते थे। इन्हीं व्यापारियों के कारण केरल में लगभग 2000 वर्ष पहले यानी 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म आया। इसी प्रकार अरब के व्यापारियों के कारण यहाँ इस्लाम धर्म आया। यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग ढूंढने वाला पहला व्यक्ति एक पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसका जहाज केरल में ही आया था। उसके बाद भारत में यूरोपीय संस्कृति आई। केरल में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। केरल के तटीय इलाकों में जो मछली का जाल इस्तेमाल होता है वो चीन के जाल जैसा दिखता है। इसे केरल में चीन वाला कहते हैं। तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बर्तन का नाम है चीना चट्टी। इन चीज़ों से पता चलता है कि केरल और चीन के बीच बहुत ही पुराना संपर्क रहा है। भारत में विविधता के बारे में जानेंगे। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में लगभग हर मुख्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अलग धर्म को मानने वाले कई मायनों में से एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे रीति रिवाज, त्योहार, मान्यताएं, खान पान और पारंपरिक परिधान। इतनी अधिक विविधता के कारण हमारा देश संस्कृति भिन्नताओं का धनी है। विविधता में एकता। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अनेकता में एकता का इस्तेमाल किया था। नेहरू ने इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि विविधता ही हमारे देश की शक्ति साबित हुई थी। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्हें लगता था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर शासन करना आसान होगा। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई, लेकिन भारत के अधिकांश लोग ने अपने धार्मिक और संस्कृति मतभेदों को भुलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। अनेकता में एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राज्य को यहाँ से उखाड़ने में सफल हुए। आज भी हम कई संस्कृतियों का समावेश करते रहते हैं। हम दुनिया के भिन्न भिन्न व्यंजनों को अपना रहे हैं। हम दुनिया के अलग अलग भागों की पोशाकों को अपना रहे हैं। विविधता के कारण ही आज का भारत एक जिंदा दिल देश है। बच्चों, अब हम जानेंगे इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की एक सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार विभिन्न सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है, हमारे इलाके में लगभग सभी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद, बकरीद, क्रिसमस, पोंगल, रथ यात्रा आदि। होली, दिवाली और दुर्गा का पूजा प्रमुखतः हिंदुओं का त्यौहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन हमारे इलाके में मुस्लिम और ईसाई पड़ोसी भी इसी त्यौहार में शामिल होते हैं। उसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलकर क्रिसमस और ईद मनाते हैं। उसी तरह रथ यात्रा मुख्यतः उड़ीसा में मनाया जाता है, लेकिन जब उड़िया लोग रथ यात्रा निकालते हैं तो सभी पड़ोसी उसमें भाग लेने की कोशिश करते हैं। जब सिख लोग लोहड़ी मनाते हैं तो सभी समुदाय के लोग इस उत्सव को मना लेते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, लेकिन हमारे इलाके में जिस तालाब पर छठ पूजा मनाई जाती है, इसे देखने के लिए हर समुदाय और हर वर्ग के लोग उपस्थित होते हैं। सेकंड प्रश्न है, आपके विचार में भारत के समृद्ध और विविध विरासत आपके जीवन में कैसे बेहतर बनाती है? तो इसका आंसर है, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ भारत के लगभग सभी क्षेत्र और समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ का माहौल एक छोटे भारत की तरह लगता है, जिससे मुझे उन सभी के खान पान, रहन सहन, पर्व त्योहार को जानने और समझने का अवसर मिला। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने से पूरे भारत को देखने और समझने का मौका मिला।
इससे नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे फलस्वरूप सभी धर्म, जाति और क्षेत्र के प्रति आदर की भावना जागृत हुई। थर्ड प्रश्न है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसका आंसर है, हमारे विचार से अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए बहुत उपयुक्त है। भारत की खोज किताब में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता की पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। इन सारे तत्वों का वर्णन करते हुए उन्होंने ही अनेकता में एकता के विचार से हमें अवगत कराया है। नेहरू जी के कहने का मतलब था कि भारत में एकता किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं थोपी गई है, इसकी नींव बहुत गहरी है। अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना के कारण यह बहुत वर्षों में विकसित हुआ है। भारत हमेशा से विभिन्न सभ्यता और संस्कृति को अपनाता रहा है। सदियों से यहाँ के लोग विभिन्न तरह की आस्था में विश्वास रखते आ रहे हैं। 4 प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकती है। इसका उत्तर है, मेरे विचार से जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने में निम्नलिखित पंक्ति में भारत की एकता ही निश्चित रूप से झलक मिलती है। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, भरते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। इतिहास की किताबों में यह उल्लेख मिलता है कि जालियांवाला बाग में उस दिन सभी समुदाय के लोग बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। उस दिन लोग निहत्थे, शांतिपूर्ण सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा कर रहे थे। उसी समय उस निहत्थी भीड़ पर गोला बारूद चलाए जाने लगे। सभी समुदाय के लोगों ने मौत आने तक अपनी एकता का प्रदर्शन किया। 5 प्रश्न है, लद्दाख और केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण आपस में जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है, इसके लिए हम दिल्ली का उदाहरण ले सकते हैं। इस शहर का इतिहास लगभग 900 साल यानी 900 ईयर्स साल से सत्ता से के संघर्ष का इतिहास रहा है। यहाँ मुस्लिम शासन की शुरुआत लगभग 1200 ईस्वी से शुरू हुई थी, यानी 1200 ईस्वी से शुरू हुई थी। वे अपने साथ विभिन्न तरह के खाने, कपड़े और कला जैसे वस्तुकला, शिल्पकला आदि लाए। दिल्ली का सल्तनत अंत में लगभग 1500 ईस्वी में हुआ, मतलब दिल्ली का सल्तनत का अंत लगभग 15 ईस्वी में हुआ। उसी समय यहाँ मुगल शासन की शुरुआत हुई, जो कि ब्रिटिश शासन के शक्तिशाली होने तक रहा। इस तरह 500 सालों यानी 500 ईयर्स तक भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मुगल शासन रहा। मुस्लिम शासकों का प्रभाव हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी में देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोकप्रिय भोजन जैसे पूरी, हलवा, पराठा, समोसा, शरबत और विभिन्न तरह के मांसाहारी भोजन उन्हीं की देन है। हिंदी बोल चाल की भाषा में हम लोग बहुत सारे अरबी शब्द जैसे दोस्त यानी मित्र, कमरा यानी कक्ष, दरवाज़ा यानी द्वार, खून यानी रक्त, कानून यानी नियम का इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम सबसे प्रचलित परिधान सलवार कुर्ता पहनते हैं, ये भी मुगल शासकों की देन है। उसी तरह ब्रिटिश शासकों का असर भी देखने को मिलता है। आज बहुत सारे भारतीय जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। ये सब 200 सालों यानी 200 ईयर्स के शासन का असर है। आज के समय में जो लोग खाने के लिए कांटे और चाकू का इस्तेमाल करते हैं, चिकन टिक्का, मसाला, पेस्ट्री आदि जो हम खाते हैं, ये उन्हीं के शासन का असर है। आज का जो भारतीय पहनावा जैसे पैंट, शर्ट, सूट और स्कर्ट है, ये बदलाव ब्रिटिश शासन के कारण आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।